हाउ आर यू? कैसे हैं आप सभी? स्वागत है सभी का मॉर्निंग हेल्थ सेशन में, जिसमें हम बात करते हैं कि हम जिंदगी भर कैसे स्वस्थ रह सकते हैं। और यहाँ 1 घंटा हम अपना बैठकर सीखते हैं कि अपनी जिंदगी को और अच्छे तरीके से, स्वस्थ तरीके से कैसे जी सकते हैं, खुशहाल कैसे रह सकते हैं। ये सब चीजें हम हर रोज मॉर्निंग सेशन में सीखते हैं। और हम अपने सेशन में फर्स्ट ऑफ ऑल एक एवरेज पीते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ सबके पास होगी। दिखाएंगे एक बार सभी अपनी अपनी एवरेज। यस, फटाफट से दिखाएंगे। कुछ लोगों की अभी पेंडिंग है दिखानी। धन्यवाद सभी ने जिन्होंने बात को माना और दिखाया। और बहुत सारे लोगों की वीडियो ऑफ है। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपनी वीडियो ऑन कर ले। काफी लोगों की वीडियो ऑफ है। थैंक यू जिन्होंने बात को माना। हर रोज हम अपने सेशन में एक एवरेज खत्म होने के बाद इसी गिलास में पानी डालकर पीते हैं। हम अपने ही 1 घंटे के प्रोसेस के दौरान 1 लीटर पानी कंज्यूम करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आप हर रोज ये पानी जरूर कंप्लीट करते होंगे। यदि हम हर रोज ब्रेकफास्ट से पहले अपना 1 लीटर पानी पिया करते हैं तो उसके बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। कल जो विजेंद्र सर ने जितने बेनिफिट्स बताए थे वो सारे बेनिफिट्स आपको मिले। और उसकी शुरुआत यही होगी, आपने ब्रेकफास्ट से पहले अपना 1 लीटर पानी कंज्यूम करना है। और हर रोज हम अपने सेशन में कोई एक ऐसा टॉपिक लेके आते हैं जो हमारी लाइफस्टाइल से रिलेटेड होता है, जो हमें स्वास्थ्य के लिए और आगे लेके जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सब ध्यान से सुने और उसको अप्लाई करने की कोशिश करें। तो आज के टॉपिक के लिए हमारे साथ हैं सोनिया मैम। मैं चाहूंगा सभी स्माइलिंग फेस के साथ और क्लैपिंग के साथ उनका स्वागत करेंगे। यस मैम, वेलकम। थैंक यू सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। और बाकी सभी सदस्यों को भी मेरी सुबह की ठंडी ठंडी राम राम। आज फिर से धुंध हो गई है, मौसम करवट बदल गया है एकदम से, तो अपना ध्यान रखें। जो जिन्होंने अपनी जैकेट स्वेटर रख दी थी ना, एक आध निकाल लें इमरजेंसी वाली, क्योंकि लेडीज को बहुत जल्दी होती है निपटाने की काम। तो मैंने भी रख दी थी अपनी, अब फिर से निकाल लें। और एक मैं चाहूंगी, हमारे साथ एक महान हस्ती है सोनू लाठर जी, बुरा ना माने सर, वो तिरछे लेट के फ्रेश पी रहे हैं। मेरे को सबसे पहले स्क्रीन पे आते ही वही दिखे, तो उनके लिए जरूर क्लैपिंग करेंगे। इंडिया में टैलेंटेड लोग बहुत हैं, तो सर प्लीज बैठ के पियेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा आपकी सेहत के लिए। एक भाईचारे वाला सजेशन है, बुरा ना माने। होली है वैसे भी, फागुन का महीना शुरू हो गया ना, शायद नहीं हुआ होगा तो हो जाएगा जी। मेरे को देसी हिसाब किताब इतना पता नहीं। मेरा नाम सोनिया है और मैं रोहतक से बिलोंग करती हूँ, और मुझे यहाँ से जुड़े हुए लगभग हो गए हैं 2 साल। और सब अपनी हेल्थ के लिए जुड़े हैं, किसी को कोई बीमारी, किसी को कोई बीमारी। तो आज जिस टॉपिक पे मैं बात करने जा रही हूँ ना, वो मैंने सुबह सुबह 5:30 बजे उठ के लिखा है, क्योंकि कल तक मेरा यही डिसाइड नहीं था कि मैंने सुबह बोलना क्या है। और अचानक वो कहते ना, हमारा सबकॉन्शियस माइंड कुछ मैसेज देता है कि ये नहीं, ये बोल। तो मैंने सुबह बैठ के लिखा है, होप आपको अच्छा लगेगा। और ये ऐसी प्रक्रिया है जो दुनिया में आते ही हमारी शुरू हो जाती है। कोई बताएगा दुनिया में आते ही सबसे पहले काम बच्चा क्या करता है? कोई हिंट? और अगर वो काम ना करे तो सबको टेंशन हो जाती है। वेरी गुड जी रितु जी, सुबह के ना रोना। तो अगर बच्चा रोता नहीं ना, तो पूरे परिवार को टेंशन हो जाती है कि ये पैदा होते ही रोया नहीं। लास्ट टॉपिक मेरा था हंसने के बारे में, और जिंदगी में जितना हंसना है उतना ही साथ में ये भी जरूरी है। जैसे हमारा हंसना जरूरी है ना, वैसे ही थोड़ा बहुत रोना भी जरूरी है। तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे कि वो क्यों होता है, क्या है, कितने प्रकार का होता है, और इसके क्या फायदे होते हैं और क्या नुकसान होते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये एक इमोशनल कंडीशन होती है, सभी को पता है हम क्यों रोते हैं और कब रोते हैं। वो 3 ही तरह के रोने मैंने तो सुने में, मेन की या तो आदमी दुख में रो रहा है या फिर खुशी में रो रहा है। जब खुशी वाले आंसू तो सबके बहुत अच्छे होते हैं, भगवान सबको दे कि खुशी में कोई आदमी रोए। लेकिन दुख वाले आंसू भी थोड़े होने चाहिए। वो कहते हैं ना, जितना हमारा जिंदगी में सुख है उतना ही थोड़ा बहुत कुछ परसेंट
10-20% थोड़ा दुख भी आना चाहिए। अगर वो नहीं आता तो हमें सुख की वैल्यू नहीं होती। तो एक भावात्मक स्थिति है हमारी, जो उदासी, गुस्सा, खुशी या कभी-कभी डर के मारे भी हम रो पड़ते हैं। डर की अवस्था में जैसे बच्चा किसी से डर जाता है ना, तो वो आते ही रोने लग जाता है। मम्मी कुत्ता पीछे पड़ गया था या गिर गया था, गिर के डर गया, चोट लग गई, तो तब भी वो रोने लग जाते हैं। और आँखों में हम हर रोज़ बताते हैं, पानी का टॉपिक जब भी होता है, विजेंद्र सर बड़ी डिटेल में बताते हैं कि आँखों में 98% पानी होता है। और गाने भी कितने बने हैं ना रोने पे। और गजेंद्र फोगाट का फेमस गाना मुझे याद आता है, यो पानी आँखा का बिना बात तो आया ना। तो बिना बात तो कोई रोता नहीं इंसान, कुछ ना कुछ वजह होती है, कोई रीजन होता है। लेकिन हम कह देते हैं, कई बार बच्चा होता है ना और रो रहा है तो हम ये कह देते हैं इसका तो रोज का काम। लेडीज का खासकर बोला जाता है ये सेंटेंस, क्योंकि वो छोटी छोटी बातों पे इमोशनल हो जाती है। उनको ज्यादातर जेंट्स ये कहते हैं इसका तो रोज का काम है। तो ऐसा नहीं होता, कुछ ना कुछ कारण होता है जी बच्चे के रोने के पीछे भी और महिला के भी। तो उस कारण का पता करें और उसका समाधान जरूर करें। आँखें हमारी जो होती है ना, वो हमारे व्यक्तित्व का आईना होता है, मैं ये मानती हूँ। और जैसे साइकोलॉजी में हम देखते हैं ना, तो लोग किस तरह से बातें करते हैं, बातें करते वक्त आंखों को कैसे रिएक्ट करते हैं, उससे भी हम लोगों की पर्सनालिटी का पता लगा लेते हैं। ज्यादातर होता है ना कि जो व्यक्ति आंखों में आंखें डाल के बात करता है, तो हम उसको ये मानते हैं ये ट्रस्ट वर्दी पर्सन है, विश्वास करने लायक है। और जबकि जो आंखें चुरा के बात करता है, तो हम ये मानते हैं कि ये बंदा विश्वास के लायक नहीं है। जो आदमी बात आप किसी से बात कर रहे हो और वो इधर उधर देख रहा है, इट मीन्स कि वो आपकी बातों को ध्यान से नहीं सुन रहा है। तो ये कॉमन प्रैक्टिस है जो हम आम देखते सुनते हैं और हमारी आम बोलचाल की भाषा में यूज की जाती है। तो सभी को पता है, मेरे से सभी शायद समझदार और बड़े बैठे हैं, तो ये मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आपने किस तरह लोगों को पहचान लेना है। अब हम बात करें आंखों की, तो आंसुओं की बात करें, रोने की बात हो रही है ना, तो आंसू तो जाहिर सी बात है आएंगे ही, क्योंकि जब तक आंसू नहीं आते तो हम यही नहीं मानते रो रहा है बच्चा। यही कहते हैं ना, फंड कर रहे हैं, आंसू तो एक भी नहीं आ रहे तेरे। कई बार बच्चा, कुछ बच्चे होते हैं कि फुड़का गड़ा और आंसू एक भी नहीं निकलता, और वैसे शोर इतना होता है कि पड़ोसियों को भी पता चल जाता है। तो अगर पटक पटक के रो रहा है तो हम उसको ये कहते हैं फंडी, ये कर रहा है फंड, इसका नहीं आ रहा है हो रहा कुछ। तो ऐसा भी होता है, जैसा बताते हैं ना कि पानी की कमी के कारण कई बार बच्चों को आंसू नहीं आते हैं, तो उसको पानी पिलाएं फिर रुलाएं, फिर उसके आंसू आएंगे। तो ये तो जो होता है, आंसू 3 तरह के होते हैं और वो सभी अपना अपना काम करते हैं। हमारी बॉडी में भगवान ने कुछ भी ऐसा नहीं बनाया है जो बिना काम का हो। हम ये मानते हैं ना, ये आंसू क्यों दे दिए, ये यूं क्यों दे दिए, ये यार मुच्छा दादी, जैसे जेंट्स जनरली जब भी शेव करते हैं ना, तो कहते हैं राम ने ये लुगाई आ गया था, इतना सुथरा चिकना सा मुंह दे दिया, आदमी आ गए ये ला दिया, रोज मांजना पड़ा है। कई बार सुना है मैंने कुछ लोगों को कहते हुए कि हमें हर रोज शेव करनी पड़ती, तो ये भी समस्या है कि ये बाल देने की क्या जरूरत थी, हमें भी चिकना बना देता, कोई फर्क पड़ता था, सुंदर दिखते सभी। लेकिन वो कुछ ना कुछ कारण होता है, और भगवान को पता भाई क्या कारण है, वो तो मुझे नहीं पता कि जेंट्स को दाढ़ी मूंछ क्यों दी और लेडीज को क्यों नहीं दी, उसको तो साइंटिस्ट पता करेंगे। तो हम अब बात करते हैं आंसुओं की, और ये भी उसमें पाया गया है अध्ययन में, जैसा कि लोग कहते हैं ना जनरली कि आदमी कम रोते हैं और महिलाएं ज्यादा रोती हैं। ऐसा होता है ना कि जेंट्स कम रोते हैं, लेकिन मैंने कुछ जेंट्स को भी ऐसा देखा है कि वो छोटी छोटी बातों पे इमोशनल हो जाते हैं। ऐसा नहीं, फिर हमारे समाज में उसको क्या कहा जाता है, रुआया वर्ग है, ये तो छोटी छोटी बात पर रो पड़े। लेकिन मैं ये मानती हूँ कि जो व्यक्ति रोता है ना, तो वो अच्छा परिवार जमाता है। ये नहीं कि हर बात पे रोता है, लेकिन जो अपना एक्सप्रेस कर सकता है ना इंसान, तो वो आपके फीलिंग्स को समझेगा भी। तो इसीलिए कभी कभार रोना भी जरूरी होता है, पुरुषों का भी जरूरी होता है। उसके फायदे भी मैं बताऊंगी, लेकिन ये जो हमने स्टडी करी है साइंटिस्टों ने, हमने तो नहीं करी, साइंटिस्टों ने, हमने तो पढ़ी है कि पुरुषों की तुलना में 60% औरतें ज्यादा रोती हैं। और इसका जो साइंटिफिक लॉजिक है वो तो Recording in progress. पाए।
क्योंकि वो कहते हैं ना कि महिला को तो भगवान ही नहीं समझ पाया बना के कि ये मैंने बना के दिया, तो साइंटिस्ट तो कैसे समझ पाएंगे? वो कौन सा उससे बड़ी टेक्निक थोड़ी है उनके पास। तो इसका जो बेसिक कारण बताए गए हैं वो एक तो ये है कि पुरुषों में जो आंसू के छिद्र होते हैं ना, हमारे आंखों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनमें से आंसू निकलते हैं। तो वो छिद्र जो होते हैं पुरुषों के छोटे बताए गए हैं, महिलाओं के ज्यादा बड़े होते हैं, इसलिए उनके जल्दी पानी निकलता है जी आंखों में। दूसरा कारण है पुरुषों में जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन पाया जाता है वो ज्यादा होता है और वो रोने से उनको रोक लेता है। महिलाओं में वो हार्मोन कम होता है। और तीसरा कारण है कि जो प्रारूपों में प्रोलैक्टिन नामक एक हार्मोन होता है वो आंसुओं को जो बनाता है वो भी पुरुषों में क्या होता है, कम पाया जाता है, इसलिए उनके आंसू शायद बनते कम है, इसलिए निकलते कम है। और चौथा और सबसे बड़ा कारण जो मैं मानती हूँ हमारे समाज का, कि छोटा सा बच्चा होता है ना तभी कहना शुरू कर देते हैं लड़के नहीं रोते, क्या लड़कियों की तरह रो रहा है, तो उसके मन में ये एक फीलिंग बैठ जाती है अगर तू रोया ना तो तुझे लड़कियों से कंपैरिजन करने लग जाएंगे, रोना नहीं है। और फिर वो क्या करते हैं अकेले में छुप छुप के रोते हैं। ऐसा भी हमने बहुत देखा है कि पुरुष किसी के सामने नहीं रोते, घर में बाथरूम बंद करते हैं और फिर उसके अंदर जाके रोते हैं। तो ऐसा कोई नहीं, पहाड़ टूट जाएगा अगर आप रो लेंगे। जब भी आपके अंदर कोई ऐसी भावना आती है, कोई तकलीफ कोई दुख होता है तो उसको एक्सप्रेस करें, कोई फर्क नहीं पड़ता। लुगाई इतनी रो है जी, कोई नहीं जान इधर से उधर होता, थोड़ा बहुत आप भी कर लेंगे तो कुछ नहीं होगा मेरे हिसाब से। तो जब हम बात करते हैं आंसुओं के प्रकार की, तो पहला प्रकार आता है जी बेजल टीयर, जो बेसिक जिसको हम कहें, वो हमारी आंखों में हमेशा रहते हैं। थोड़ी सी नमी होती है ना हमारी आंखों में, और जब भी कोई हम ऐसा सीन देख लेते हैं या कोई ऐसी चीज देख लेते हैं तो वो नमी बढ़ जाती है, हल्का 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 पानी आ जाता है आंखों में। जो नॉर्मली हमारी आंखों में पानी रहता है वो बेजल टीयर होते हैं, वो हमेशा हमारी आंखों को कवर किए हुए रहते हैं और वो जरूरी भी है। जो हमारी पलक झपकने की क्रिया होती है वो उसी की वजह से होती है, उसी को स्प्रेड करने के लिए होती है, ताकि वो आपकी पूरी आंख में फैल जाए, वो लिक्विड आपकी पूरी आंख में अच्छे से चला जाए। इससे एक तो आपकी जो दृष्टि होती है, नजर जिसको हम बोलते हैं, वो सही रहती है। दूसरा होता है आंखें आपकी हाइड्रेट रहती है, आंखों में सूखापन नहीं होता और आपका फोकस अच्छा होता है। और नेक्स्ट है कि ये जो बाहरी कचरा हमारी आंखों में चला जाता है ना, आप देखिए पलक नहीं झपकाएंगे तो क्या होगा, अब हवा में कीटाणु होते हैं सबको पता है, तो वो कीटाणु आपकी आंखों में चले जाएंगे अगर आपकी पलक झपकाने की क्रिया नहीं होगी। तो इसीलिए होती है कि बाई चांस अगर थोड़ा मोटा कुछ गया भी है तो वो उसको वाइपर का काम करती है, जो हमारी ये पलके झपकाने की प्रक्रिया है वो एकदम से उसको साफ कर देती है। और ज्यादा कुछ चला भी जाए तो हमारी आंख के ऐसे साइड में से उसको बाहर निकाल देती है। तो ये रक्षा करते हैं हमारी आंखों की। और आंसू जो होते हैं हमारे, वो ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स को आपकी आंख के सरफेस तक पहुंचाने का भी काम करते हैं। ये जो लिक्विड हमारी आंख में होता है ना, यही हमारी आंख को न्यूट्रिएंट देता है और ऑक्सीजन देता है। और उनको इस काम करने में जो सहायता देता है वो सबसे बड़ा फैक्टर होता है पानी। मैंने पहले ही बताया 98% पानी हमारी आंखों में होता है, तो ये आंखों में नमी को बनाने में सहायक होता है। अगर पानी आप कम पी रहे हैं तो आपकी आंखों में सूखापन आ सकता है। दूसरा होता है म्यूकस, एक तरह का लिक्विड होता है जो उस आंसू को, उस आंख के पानी को, उस नमी को उस सरफेस पे फैलाने में सहायता करता है। तीसरा होता है कि लुब्रिकेंट, ऑयल टाइप होता है। वो लुब्रिकेंट जो हमारी आंख में होता है वो आंसुओं को इवेपोरेट नहीं होने देता, जो हमारी आंख में नमी होती है ना उसको वाष्पित नहीं होने देता, उड़ने नहीं देता, उसको बनाए रखता है लंबे समय के लिए। चौथा होता है एंटीबॉडीज या स्पेशल प्रोटीन, जो कि किसी भी प्रकार के इन्फेक्शन को हमारी आंख में होने से रोक देते हैं। तो ये तो था काम जो हमारे बेजल टीयर्स आंख में हमेशा रहती है नमी, उसका काम। दूसरा होता है इरिटेंट टीयर्स, जो इरिटेट होके जब आंख में पानी आता है ना, और इरिटेशन किससे होती है, किसी भी चीज से हो सकती है। ये होते हैं हमारी आईब्रोज के अंदर जो ग्रंथियां होती है ना छोटी छोटी, जो मैंने छेद बताए हैं, वो पाइप तो होगी तभी तो छेद में से पानी आएगा ना, तो वो ग्रंथियों से जुड़े होते हैं, वो ग्रंथियों से निकलते हैं ये हमारे आंसू। और जब भी हम जैसे प्याज छीलते हैं जनरली तो आंखों में पानी आ जाता है, रोते हैं ना सभी। और कोई कचरा चला जाता है आंख में अचानक से, और ये बहुत होता है लेडीज के साथ, जैसे मिर्च कूट रहे हो ना
तो सारी दुनिया जहान छोड़ के उस मिर्च के दाने को आँख में जाना होता है। बहुत होता है कि आप कुछ भी ऐसा हार्मफुल कूट रहे हो ना, तो बाकी और देख लो कितना एरिया है, लेकिन वो जाएगा आपकी छोटी-सी आँख में। तो वो हम इस टाइप से कोई कचरा अगर हमारी आँख में चला जाता है, तो उस कचरे को निकालने के लिए भी हमारी आँख या हमारी बॉडी एकदम से क्या करती है, बहुत सारा लिक्विड प्रोड्यूस करती है, जो कि उस कचरे को बाहर निकालने में हमारी सहायता करता है। फिर है तीसरा और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट आंसू, इमोशनल टीयर्स, जो कि भावनात्मक आंसू होते हैं हमारे, किसी फीलिंग्स के कारण आते हैं, भावनाओं से जुड़े होते हैं। जब भी हम किसी मानसिक या शारीरिक दर्द में होते हैं, तो उस समय हमारी भावनाएं व्यक्त करने का सबसे मुख्य साधन यही आंसू होते हैं। हे फ्रेश पीते रहे, हंसते हंसते आंसुओं की बात कर रहे हैं हम। वो गाना था ना, हंसते हंसते रोते रोते हंसना सीखो, तो वही काम आपने करना है। हंसते हंसते आपने आज रोना सीखना है कि कैसे रोना है, क्यों रोना है, कब नहीं रोना है, हम वो भी बताएंगे आपको। ऐसा भी कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा देखिए जहाँ आपको रोने के बारे में बताया जा रहा है। तो अब है इमोशनल टीयर्स की हम बात करें, तो जब भी हम किसी पेन में होते हैं, इससे क्या होता है, हमारे संबंधों में सुधार होता है। और जब हम किसी दुख में होते हैं, कोई दुखी है, उसके दुख में आप रो रहे हैं, तो वो बंदा, आपको ये लगता है कि ये मेरा अपना है, कि देख मैं परेशान था, तो इसकी भी आँख में पानी आ गया। जब भी हम किसी को अपना दुख बताते हैं और सामने वाला हँसने लग जाए, तो कैसा लगेगा आपको? यही लगेगा ना कि इस बंदे को कोई परवाह ही नहीं है मेरी। आप उसके साथ यारी दोस्ती रखेंगे? उसके साथ रिलेशन रखेंगे? शायद नहीं। क्योंकि ये हमारी साइकोलॉजी है कि हम ये चाहते हैं कि मैं इसको अपना दुख बता रहा हूँ, तो ये मेरे दुख में शामिल हो। और इसीलिए ये हमारे समाज में बनाया गया है ऐसा ताना बाना, कि जब भी हमारे किसी प्रियजन की अचानक अकाल मृत्यु हो जाती है, तो ये जो सिस्टम हमारे यहाँ है ना, 13 दिन, 9 दिन, 10 दिन जो भी होता है, वो आपके बहुत सारे स्ट्रेस को बाहर निकाल देता है। आपकी बहुत सारी तकलीफ को कम कर देता है। आपको पता लगता है कि इतने सारे लोग आपके साथ हैं, इतने आपके चाहने वाले हैं, इतने आपके केयर करने वाले हैं, तो आपको इनके लिए जीना है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें उन 13 दिन, 10 दिन के दौरान आपके मन में आती हैं, तो वो दुःख तकलीफ जो होती है ना, वो कम हो जाती है। और जिन देशों में जहाँ ये सिस्टम नहीं है ना, तो वहाँ रिश्ते और भावनाएँ नहीं है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि विदेशों में जैसे ये सिस्टम नहीं होता, वहाँ तो एक्सपायर होते ही अगले दिन वो फ्यूनरल जिसको हम बोलते हैं वो हुआ, और उसके बाद सब अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। तो जो दुख तकलीफ में आदमी होता है ना, वो अकेला उसको टॉलरेट करता है, इसीलिए वहां पे काउंसलर ज्यादा है। हमारे यहाँ आपको शायद कोई काउंसलर मिलेगा ही नहीं, ढूंढेंगे ना, जरूरत होगी तो भी आपको बहुत ही सर्च करके ढूंढना पड़ेगा। इसीलिए ये चीज बहुत अच्छी बनाई गई है, हमारा सामाजिक ताना बाना अच्छा है, हमें गर्व महसूस करना चाहिए इस पे। तो ये होता है कि जब हम किसके दुख में दुखी होते हैं ना, तो जुड़ाव बनता है, एक सामाजिक दायरा आपका बढ़ता है, और इन आंसुओं से आपका स्ट्रेस जो है रिलीज होता है, क्योंकि जब हम रोते हैं तो हमारी बॉडी में एक स्ट्रेस हार्मोन बनता है, और ये नेचुरल पेन किलर भी होते हैं। जैसे होता है ना, घर में थोड़ी सी किसी के साथ अनबन होगी, उन्हें छिप कर रोए, और ऐसा फील होता है जैसे सारी दुख तकलीफ आंखों के थ्रू आपकी बाहर निकल गई है, और बातें भी कुछ हद तक लगने लगती हैं, बोझ जो हमारे सिर पे था ना, जैसे जब हमें रोना आता है ना, तो हमारा सिर फटने को हो जाता है, मेरा हो जाता है। मेरा ऐसा हो जाता है जैसे सिर फटेगा जब आप रोओगे नहीं तब तक। तो मेरे को बड़ा हल्का फील होता है जब मैं किसी ऐसी सिचुएशन में होती हूँ। तो ये नेचुरल पेन किलर का काम करते हैं, आपको गोली दवाई कोई लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप उस स्टेज में अपने आप को कंट्रोल कर लोगे, तो आपके सिर में दर्द 100% होगा। फिर आपको लेनी पड़ेगी सिर दर्द की दवाई। तो इसीलिए अगर आपके साथ ऐसा है, कई बार ये थेरेपी का काम करता है रोना आपके लिए, और इसीलिए इसको साइंटिफिक लैंग्वेज में ए गुड क्राई भी कहा जाता है, कि अच्छा होता है रोना कई बार। तो जब ऐसा हो, तो इसको आप निकाल फेंकिए। और इसके फायदे मैं आपको बताती हूँ। जो हमारा इमोशनल जो रोना है ना, इसके फायदे हैं, पहला तो कि आपका स्ट्रेस कम हो जाता है। बॉडी हमारी जो है बहुत हल्का महसूस करती है, और उसका कारण ये नहीं होता कि हम रो लिए, उसका कारण ये होता है कि हमारे शरीर में हार्मोन्स बने हैं, जो हमारे स्ट्रेस को कम करते हैं।
अगर आप दर्द में हैं तो भी आप रो लेते हैं ना, और आपको कोई कंसोल कर देता है, पीठ पे ऐसे कर देता है, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। तो आप हल्का महसूस करते हैं। आपको ये लगता है कि दर्द कम हो गया, और अगर कोई ये कहने वाला नहीं है ना, तो आपको लगता है जैसे दर्द खत्म ही नहीं हो रहा। तो बॉडी हमारी रोने के बाद हल्का महसूस करती है। दूसरा, एंडोर्फिन जो हार्मोन होता है, वो रिलीज होता है और वो पेन किलर का काम करता है। ऐसे ही पेन कम नहीं होता है। हार्मोन्स हमारी बॉडी में जो होते हैं ना, वो पेन को कम कर देते हैं और आपका दर्द कम हो जाता है। तीसरा फायदा ये होता है कि आपका मूड अच्छा हो जाता है। मैं तो ये सोचती हूँ, रो और समस्या को फेंक बाहर। ठीक है, किसी ने कुछ कह दिया, 2 मिनट रो लिए, उसके बाद रिलैक्स चिल्ड अच्छा सा गाना लगाया और अपने काम में लग गए। तो मूड अपना क्या होता है, रिफ्रेश हो जाता है। ना किसी के आगे कहना, आज मेरे तीनों बोले, न्यू कह के गया ऑफिस में जाता जाता, ना किसी को बताना, ना कुछ और, अपने बाहर निकालो। क्योंकि आप किसी को बताओगे, वो किसी और को बताएगा, वो किसी और को बताएगा। शाम तक आपकी वो बात पता नहीं कहाँ कहाँ पहुंच जाएगी। ये फ्रेश पीते रहे। फिर है सामाजिक जुड़ाव बनता है। जैसा कि मैंने पहले बताया, जब भी हम किसी के सुख दुख में शामिल होते हैं, हाँ, बहन चुगली करने वाले ग्रुप्स होते हैं ना, व्हाट्सएप पे जोक शेयरिंग होती है और बातें भी, ये फलानी का यूं हो गया, यूं हो गया। तो वो चीजें जब हम किसी को बता देते हैं अपना दुख, तो उससे भी आपका मन हल्का हो जाता है। सबकी अपनी अपनी टेक्निक होती है, मेरी अपनी अलग है, आप लोगों की हो सकता है ये हो कि किसी को बताने से या किसी के सामने मन हल्का कर लेने से भी आपका जो दुख कम हो जाएगा और उससे आपका सामाजिक जुड़ाव बनेगा। आईज क्लिनजिंग, आंखें आपकी साफ हो जाती हैं, सर्विस हो जाती है आंखों की। इसीलिए जेंट्स से भी रिक्वेस्ट है, कभी कभी सर्विस कर लिया करें, नहीं तो चश्मा का नंबर बढ़ता जाएगा आपका। तो हमारी देखिए आंखों की सर्विस होती रहती है। मेरे ख्याल से लेडीज को कम लगता है चश्मा, जो बारीक काम करती है ना, उनको होता है। नहीं तो मैंने काफी देखा है कि लेडीज चश्मा कम यूज करते हैं, क्योंकि हम अपनी आंखों की सर्विस मतलब मंथली बेसिस पे करते ही रहते हैं। डेली तो नहीं करनी चाहिए, डेली अच्छा नहीं होता, मंथली या क्वार्टरली कर ले, कोई बात नहीं। फिर रोने से एक और फायदा है। देखो, आप एक्सरसाइज करोगे, प्रोटीन शेक ये लोगे, वो लोगे, उससे भी आपकी कैलोरी बर्न होती है, लेकिन थोड़ी कैलोरी आपकी रोने से भी बर्न होती है। तो वो कहते हैं ना, मैं तो दुखा के मारे ओढ़ू। जो कमजोर औरतें होती है ना, कई बार उनकी ये स्टेटमेंट होती है, बेनुआ मारी थोड़ी हुई हूँ, मैं तो दुखा के मारे ओढ़ू। वो दुख तकलीफ में रोती ज्यादा है, इसलिए कैलोरी ज्यादा बर्न कर लेते हैं वो, इसीलिए उनका वजन क्या हो जाता है, ज्यादा कम हो जाता है। और कुछ ऐसी कहेंगी, ये मेरा तो भड़क लग गया है, मैं तो टेंशन में और मोटी हो जाती हूँ। उसका कारण ये होता है, वो टेंशन में खाती ज्यादा है और रोती कम है और टेंशन ज्यादा लेती है, तो इसीलिए वो मोटी हो जाती है। तो अगर टेंशन है ना, तो रो भी लेना चाहिए थोड़ा। फिर नेक्स्ट, इससे हमारा इमोशनल बैलेंस बनता है और हम स्ट्रोंग बनते हैं। अब आप ये देखिए कि जितने भी हम यहाँ बैठे हैं, मेरे ख्याल से सभी मिडिल क्लास बैकग्राउंड से हैं। तो हमें पता है कि जिंदगी में तकलीफें भी आती हैं, मुसीबतें भी आती हैं। अब आप अपने बच्चे को भी जरूर तनाव में रखिए कई बार। ये ना करें बिल्कुल भी, मैं हर बार बच्चों का टॉपिक लेती हूँ तो बोलती भी हूँ कि कभी भी ये ना करें कि बच्चे ने आज ये कहा, पापा शाम को एक खिलौना लेके आना, और आप तुरंत ले आए। उसको तरसाओ थोड़ा सा, उसको ये एहसास दिलाओ कि बेटा, इसके बिना भी काम, अगर काम चल सकता है तो चलाएं। उसकी सारी डिमांड्स पूरी ना करें, एक आध कर दें बीच बीच में, सारी डिमांड पूरी ना करें। तो ये होता है कि हमें मजबूत बनाने के लिए हमारी जिंदगी में समस्याएं आती हैं। और हम, मैं जैसे टीचर हूँ, हम जब सेक्शन बनाते हैं ना स्कूलों में, देखा होगा आपके बच्चे भी पढ़ते हैं, ABCD। ए सेक्शन में जो होते हैं ना, सबसे इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं, और जैसे जैसे आप GF तक चले जाओगे ना, तो मेरे ख्याल से डाउन डाउन इस तरह से कैटेगरी बांट देते हैं स्कूल वाले। और फिर ए सेक्शन का जब पेपर बनेगा ना, तो वो मुश्किल बनता है थोड़ा सा। तो भगवान अगर आपको मुश्किल हालात दे रहा है ना, तो समझ लीजिए आप उसके इंटेलिजेंट बच्चे हैं। अपने आप को ये समझाइए कि मुझे ये मुश्किल पेपर मिला है ना, तो मैं इंटेलिजेंट बच्चा हूँ, इसीलिए मुझे मुश्किल पेपर मिला है और मैंने इसमें पास होना है। तो ये चीजें हमें स्ट्रोंग बनाती हैं। जब हम रोते हैं, जब हम किसी ऐसे हालात से निकलते हैं, तो उससे हम मजबूत बन के निकलते हैं। फिर है शोक से उबरने में सहायक होते हैं। जैसे जब हम किसी दुख तकलीफ, जैसा मैंने बताया, कोई प्रियजन चला गया, तो उस टाइम अगर कोई नहीं रोता है ना, तो वो भी समस्या बन जाती है, लेडीज या कोई बच्चा, फिर हम उसको जबरदस्ती रुलाते हैं।
हम उसको कहते हैं भाई रो, रो बेटा रो, मन हल्का हो जाएगा। बोलते हैं ना सभी ऐसा कि ये रोया नहीं है जब से इनके साथ ये मिसहैपनिंग हुई है। तो इसीलिए ये चीज हमें उस शोक से, उस ट्रॉमा से निकलने में भी हेल्प करती है, इसीलिए जरूरी होता है। फिर रोने से जो होता है हमारा पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम, जिसको हम शॉर्ट में पीएनएस कहते हैं, ये एक्टिव होता है। इसके कारण शरीर रिलैक्स महसूस करता है और हमारा डाइजेशन सिस्टम भी सुधरता है। अब पीएनएस आप कभी सर्च करना जी। ये लोग ना, लोग जैसे मेडिटेशन करते हैं ना, तो इसको एक्टिवेट करते हैं पीएनएस सिस्टम को। पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम जब हमारा एक्टिवेट होता है तो हमारी बॉडी में कई ऐसी एक्टिविटीज होती हैं जो कि नॉर्मल उसमें नहीं होती। तो इसीलिए ये भी जरूरी है। दूसरों से हमारा भावनात्मक जुड़ाव होता है, इमोशनली हम अटैच होते हैं लोगों से, अपने यारों प्यारों से, अपने रिलेटिव से। और लास्ट, नींद में सहायक। आपने देखा रोने के बाद बच्चा कितने आराम से सो जाता है, हमें भी नींद आ जाती है। वो एक होता था ना पहले, जब घर वाले पीट दिया करते ना, रोते रोते तकिए में मुंह डाल के रोया करते, और तकिया गीला हो जाता, और पता नहीं कब नींद आया करती। सुबह उठ के जब देखते थे ना तो तकिया तब तक गीला होता था, इसका मतलब वो हो बहुत ज्यादा रोई आज तो मैं, ऐसा होता था। क्योंकि उस टाइम मेरी मम्मी तो ऐसी थी जी कि वो मारती थी और रोने नहीं देती थी। और कहती थी रोएगी तो जो रोएगा तो उसको 2 डंडे और फालतू लगेंगे। तो हम तो मार खा के और बाद में आराम से रोया करते, उस टाइम नहीं रोने दिया करते वो। और एक और सिस्टम था कि गलती एक की है तो हम 4 बहन भाई थे ना, तो चारों का नंबर लगा दिया करती। गोसे ने कह ही नहीं सकता तू रह गया, तू पिटा तो ये बहुत ही बढ़िया चीजें थी। अब हम नहीं कर सकते ऐसा। हम तो एक जिसकी गलती है शायद उसको भी ना मार पाए। ये तो थे जी रोने के फायदे। अब हम बात करेंगे जो रोना होता है ना, वैसे तो अच्छा नहीं होता, वैसे जनरली अच्छा नहीं होता, लेकिन जब पर्टिकुलर किसी सिचुएशन में होते हैं तो अच्छी बात है। जैसे खुशी के आंसू हैं, अच्छी बात है, आने चाहिए। खुशी में कई बार हम इमोशनल भावुक हो जाते हैं तो हम रो लेते हैं। लेकिन अगर आप हर रोज बिना बात के रो रहे हैं, अब ये ना कहे कोई कि सोनिया मैडम ने कहा था ले मैं तो बैठ गई रो लूं थोड़ी सी फायदा हुआ है, गड़े फायदे बताए थे मैडम ने, फिर काम करूंगी पहले रो लूं, ऐसा नहीं करना जी किसी ने भी। और हर रोज बिना बात के भी नहीं रोना है। कोई रीजन है, कोई है बात तो बता के, और फिर आप रोए या रो के फिर बता दे कि ये बात थी इस तरह से, इसलिए मैं रो रही थी। तो बिना बात के रोना होता है वो डिप्रेशन का लक्षण होता है, जब कोई इंसान बिना बात के रोज रोता है। जैसा उसके कारण क्या हो सकते हैं, कुछ लोग जो होते हैं ज्यादा निराशावादी होते हैं, नेगेटिव होते हैं, मजबूर होते हैं अपने हालात की वजह से। तो वो लोग ज्यादा बिना बात के रोते हैं, उदास होते हैं, या जिनकी जीवन में कोई रुचि नहीं होती। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, सुबह उठे तो यूं होता है उठ के कोई काम तो है नहीं, ये करना कि जिंदगी है, रोज यही जाओ ड्यूटी जाओ आ जाओ, शाम में फिर सो जाओ, फिर खाओ, फिर उठो, फिर जाओ, यही होता है ना। जो बोरिंग लोग होते हैं ना, जिनकी जिंदगी में यूं होता है कि आज कुछ करने का ही नहीं है, तो उनकी थॉट प्रोसेस यही होती है कि क्या है, हर रोज यही रूटीन फॉलो करो। तो ऐसे लोगों को अपने रूटीन में कोई बदलाव, कोई इंटरेस्टिंग सा काम ऐड कर लेना चाहिए। और जिनको भूख ना लग रही हो या ज्यादा लग रही हो, ऐसे लोग भी होते हैं जो डिप्रेशन के होते हैं शिकार। वो या तो कम खाते हैं या फिर बहुत ज्यादा खाएंगे। नींद कम आती है डिप्रेशन वाले लोगों को। कोई गिल्ट या इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स होता है। अब ये होता है ना, अपने आप को हम कम आंकते हैं। और कई बार हम बात करते हैं कि ये फलानी तो यूं कर ले है, यूं कर ले है। जैसे शकुंतला मैडम की बात करें ना, तो वो तो 2 घंटे जिम भी कर लेती है, घर का काम भी कर ले है, और ये और लाइफ का काम भी कर ले है। बेबे मेरे बस का तो है नहीं। तो हम क्या करते हैं, अपने आप को कम आंकते हैं, अपने आप में अंदर इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स पाल लेते हैं हम उसको। और कुछ जैसे घर में होता है ना, जनरली लोग आम भाषा में कह देते हैं, लुगाइयों का दिमाग घुटने में होता है, शायद यही बोलते हैं ना, घुटने में होता है। तो हम उस चीज को मान लेते हैं। बहुत सी लेडीज ऐसी होती हैं कि अपने आप को डेली सुन सुन के ऐसे मानने लग जाती हैं कि हमारे बस का तो ये काम है ही नहीं। बहुत सी महिलाएं मैंने ऐसे देखी हैं, मेरे से एटीएम से पैसे नहीं निकलवाए जाए, मेरे से अकेली से बाजार नहीं जाया जाता। तो ऐसा कोई वो अपने दिमाग में फितूर ना पाले, आप सब कुछ कर सकते हैं। तो इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स अपने अंदर बिल्कुल नहीं आने दें। अब बात आ जाती है जी कि ये तो ये हमारे रोने की,
हम क्यों रोते हैं, किस लिए रोते हैं। अब आ जाता है कि अगर आपके सामने आके कोई रो रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या करेंगे? जनरली हम क्या करते हैं, उसके रोने से पहले उसको चुप कराना शुरू कर देते हैं। आम टेंडेंसी यही होती है ना, अगला रोना शुरू हुआ है, हमारा चुप कराने का जोर, वो होती है क्रिया की प्रतिक्रिया। अगला रोने आया है भाई, थोड़ा रो लेने दो उसको। उसके बाद उसकी बात पूछना, थोड़ा मन हल्का कर लेने दें। सबसे पहली बात आपने क्या करनी है कि उसके प्रति संवेदनशील रहें और उनके ये ना कहें बिना बात रोज का काम हो रहा है, आज फिर आवेगा, आवेगी, सॉरी, आवेगी और फिर रोएगी क्या? इसके तो रोने खत्म नहीं होते। जनरली हम ये कहते हैं, लेकिन समझे पहले उनकी भावनाओं को, उसके दुख के कारण को मान्यता दें और उनकी भावनाओं के प्रति थोड़ा संवेदनशील रहें। उनके आंसुओं की कद्र करें, उन्हें अपनी भावनाएं व्यक्त करने दें और उन्हें एहसास दिलाएं कि आपको उनकी परवाह है। ये ना करें कि वो रो रहे हैं और आप अपने काम में लगे हुए हैं। तो उस समय उनको कोई भी सलाह ना दें, केवल उनको सुने। भले ही रो रहे हैं तो उनको रो लेने दें और उसके बाद जब वो बात करने के लिए तैयार हो जाएं, तो उन्हें अपनी भावनाओं को संभालने का, समझने का मौका दें और उस दौरान उसके साथ भावनात्मक रूप से जुड़े रहे। उसका हाथ पकड़ सकते हैं, आप उसके कंधे पे हाथ रख सकते हैं कि फिर उन्हें सुने कि वो क्यों रो रहे थे और अब कैसा फील कर रहे हैं, क्योंकि बंदा बताएगा चुप होके। जब वो थोड़ा रो चुका होता है ना, फिर वो बताता है कि ये बात हुई, वो हुई, तो उसको ध्यान से सुने और फिर वो ये भी बताएगा कि अब ये बात करके मेरा मन हल्का महसूस हो रहा है, तो उस टाइम उनको पूरा आपने सुनना है। आप ज्यादा बात ना करें, केवल उनकी बात को सुने और जैसा भी वो उस समय व्यवहार कर रहे हैं ना, क्योंकि सबका रोने का तरीका अलग होता है, तो उसको ये ना कहे ऐसे ना रोइए आज के बाद, यूं ना करिए, बहुत बुरी लागत है। तो वो जैसे भी रो रहे हैं ना, तो उनको रोने दें, उसके व्यवहार की, उनको पुश ना करें, उनको नकारें ना, उनकी फीलिंग्स को समझें, भावनाओं को समझें और उनके साथ बढ़िया व्यवहार करें। तो ये है कि जब आपके सामने कोई आता है आपका दुख हल्का करने, मन हल्का करने, तो उसकी आपने आदर करना है और जैसा भी आप उसका साथ दे सके, तो आपने उनका साथ देना है। अब बात करते हैं नुकसान की, कि रोने के नुकसान क्या-क्या हैं। पहला तो यही है कि जो जो ज़्यादा रोएगा, तो उसको क्या आ जाती है, वीकनेस, शरीर में थकान हो जाती है। इसीलिए होता है ना कि जब हम कोई ऐसी सिचुएशन से गुजरते हैं, 12-13 दिन लगातार ज़्यादा रोना होता है, तो हमारी बॉडी में वीकनेस आ जाती है। तो ध्यान रखना है अपनी डाइट का, ज़रूर ध्यान रखें, जैसे शकुंतला मैडम ने रखा है। सिचुएशन है, मान लिया, लेकिन उस सिचुएशन में भी अपने आप को आपने संभाल के रखना है। दूसरा है कि रोने को ना हमारे समाज में वीकनेस माना जाता है, कमजोरी माना जाता है। जो लोग ज्यादा रोते हैं ना, तो ये मानते हैं कि इसके बस का कुछ नहीं है, तो रो सकते हैं बस, इन्हें तो रोना ही आवा है। तो जब हम बार-बार उस चीज़ को करते हैं ना, कभी-कभार तो अच्छा होता है, लेकिन जब हम छोटी-छोटी हर सिचुएशन में रोने लग जाएँगे, तो वो हमारी कमज़ोरी मानी जाती है, तो लोग आपको कमज़ोर समझना शुरू कर देते हैं। इसीलिए आपने सिचुएशन को समझना है और अपने आप को देखना है कि क्या आप ऐसा कर रहे हैं? अगर ऐसा कर रहे हैं, तो अपने आप को आपने सुधार लेना है। छोटी-छोटी बातों पे आँसू नहीं लाने, इमोशनल नहीं होना है। अब है बिना वजह रोने वालों को क्या हो सकता है, जैसे मैंने बताया ना, कुछ लोग होते हैं बिना वजह रोते हैं, तो ऐसे लोगों को मानसिक रोग हो सकता है, जो बिना बात के रोते हैं। जैसा मैंने पहले बताया ना कि वो लोग डिप्रेशन का शिकार होते हैं और डिप्रेशन जो होता है मेंटल डिजीजेस की पहली सीढ़ी होती है। डिप्रेशन के बाद नेक्स्ट जो स्टेप होता है वो आपके मेंटल इश्यूज होते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो छोटी छोटी बातों पे रोते हैं, वो केवल अटेंशन पाने के लिए रोते हैं। जैसे आपके घर में बच्चा है, वो छोटी-छोटी बात पे रोने लग जाता है। आप उसको रोते ही चुप कराने जाएँगे और फिर जो वो कहेगा वो दिलाएँगे। होता है ना बहुत से घरों में कि बच्चा फ़ोन माँग रहा है, नॉर्मली नहीं दिया, फिर वो रोने लग गया, तो आपने उसको फ़ोन पकड़ा दिया। तो उसके पास ये मैसेज गया कि ये रोना जो टेक्नीक है ना, ये बहुत बढ़िया है, इससे तो सारे काम बन जाते हैं। अब वो क्या करेगा, हर छोटी-छोटी बात पे रोना शुरू कर देगा और आप उसकी डिमांड को पूरा करना शुरू कर देंगे। तो अगर वो ऐसा कर रहा है ना, कभी-कभार उसको रो लेने दें और उसको कहें, बेटा आराम से रो, हम ये काम कर रहे हैं, तू अपना काम कर। ठीक है? तो उसको बिल्कुल भी प्रमोट ना करें उसके रोने को। और जो अटेंशन पाने के लिए बहुत से मैंने देखे हैं, बुरा ना माने कोई भी, कुछ केसेस होते हैं, देखिए अपवाद हर जगह होता है, कुछ बड़े भी ऐसा करते हैं, लेडीज भी हो
सकती हैं, हमारे घर में बच्चियाँ भी हो सकती हैं जो बड़ी हैं, कि वो छोटी-छोटी बातों पे क्या करती हैं, इमोशनल ब्लैकमेल जिसको हम कहते हैं, होता है ना? लेडीज़ की आँखों में पानी देखकर तो फिर ये सोचते हैं सच में ही कोई बड़ी बात होगी भई, ऐसे ही तो नहीं रो रही छोरी। होता है ना, बच्चों की लड़ाई होती है ना, तो लड़कियाँ ये हथियार सबसे ज़्यादा यूज़ करती हैं घर में। भैया ने मारा होगा 1 थप्पड़ और बताएगी जाके 4 थप्पड़ और फिर आँखों में पानी। पापा को ये लगता है कि आज तो छोरे ने घड़ियाँ कूट दी छोरे, और फिर उसके लगती है डाँट और फिर वो होती है मन-मन में खुश। तो ऐसा बिल्कुल ना करें। और चौथा जो कारण नुकसान होता है वो है डिहाइड्रेशन। हमारे जब हम रोते हैं तो शरीर से पानी तो निकलता ही है, और ज्यादा पानी अगर निकलता है तो माइनर डिहाइड्रेशन हो सकता है। तो इसीलिए अगर रो भी रहे हैं ना, तो 1 गिलास पानी पी के रोएं, ताकि आपको डिहाइड्रेशन की समस्या ना हो। जो पानी पी लेगा तो उसके तो आंसू वैसे ही नहीं आएंगे, क्योंकि हमारे गले से शुरू होता है हमारा रोना। कभी आपने नोटिस किया हो कि यहाँ कहते हैं ना गला भर आया उसका, एक कवि में कविताओं में कवि भी यूज करते हैं कि गला भर आया उसका। तो गले से हमारा रोना शुरू होता है, यहाँ एक गांठ बनती है और फिर वो हमारी आंखों तक पानी पहुंचाती है और तब हमारा रोना शुरू हो जाता है। अगर उस सिचुएशन में आप पानी पी लेते हैं तो आपका रोना वहीं पे बंद हो जाएगा। तो इसीलिए कोशिश करें कि अगर आपको किसी ऐसी सिचुएशन में या किसी ऐसी जगह पे आप हैं जहां आपको नहीं रोना चाहिए, जैसे कई बार हम बच्चों के सामने ज्यादातर ये होता है कि हम कमजोर नहीं दिखना चाहते, और जब कोई ऐसी सिचुएशन भी आती है ना तो हम लेडीज को समझा के आते हैं कि आपने स्ट्रांग बने रहना है, अकेले में रो लिए, बच्चों के सामने नहीं ऐसे करना है। बोलते हैं ना, हम एक सामाजिक हमारा वो है कि बच्चों के सामने हमें स्ट्रांग बने रहना है। तो कभी ऐसी सिचुएशन आपकी लाइफ में है कि ऐसी जगह है कि आपने नहीं रोना, तो यहाँ गले पे दबाइए, आपकी आंसू अपने आप चले जाएंगे। 1 गिलास पानी पी लीजिए, रोना डाउन चला जाएगा, माइंड डाइवर्ट कर लीजिए, कोई हंसी वाली बात याद कीजिए, तो आपकी ये सिचुएशन टल सकती है। तो ये थे नुकसान। नुकसान ज्यादा नहीं है, फायदे ज्यादा है मेरे हिसाब से। अब बात करते हैं कि इनसे कैसे बचा जाए। हम इससे बच कैसे सकते हैं? पहली और सबसे बड़ी बात तो यही है जी, किसी भी परेशान करने वाली स्थिति से अपने आप को दूर रखें। कोशिश करें कि जितना तनाव है या ऐसी कोई सिचुएशन है, उससे आपको बचाएं। जो एकदम से आती हैं, उससे तो कोई भी नहीं बच सकता, लेकिन कुछ हमारी क्रिएट की हुई होती हैं, उनसे आप बच सकते हैं। एक होता है गुस्सा। गुस्सा अगर आ रहा है ना, तो उस टाइम ज़रूर आप 1 गिलास पानी पी लें, क्योंकि वो गुस्सा लास्ट में रोने-धोने पे ही एंड होगा। अगर आपने वहीं एंड कर दिया ना, तो आप रोने-धोने से बच सकते हो। दूसरा है कि अपनी भावनाओं को स्पष्ट रूप से व्यक्त करें। जैसा मैंने पहले बताया, लेडीज़ तो होती है ना, एक्सप्रेस ज़्यादा करती हैं। उनको बर्थडे, एनिवर्सरी सब याद होते हैं, और जेंट्स अक्सर भूल जाते हैं, है ना? तो हम जो होते हैं एक्सप्रेसिव होते हैं। बचपन से ही हमें सिखाया जाता है कि बता बेटा तेरे को क्या चाहिए, बोल बेटा तेरे को क्या चाहिए, और हम पता नहीं भगवान ने कुदरत ने बना रखे हैं, थोड़ा सा हम बोल देते हैं जो भी हमारे मन में होता है। और जेंट्स जो होते हैं वो थोड़े संकोची स्वभाव के होते हैं, पुरुष बहुत कम होते हैं जो एक्सप्रेसिव होते हैं, तो अपनी भावनाएं वो व्यक्त नहीं कर पाते, इसीलिए वो टले रहते हैं आंसुओं से, इसीलिए वो बच जाते हैं रोने से। तो हम वही थोड़ा-सा है, ऐसा क्या करें, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है हमारा, तो उसका हम कुछ नहीं कर सकते। तो जितना भी हो सके ना, अपनी भावनाएँ आप व्यक्त करेंगे ना, तो रोने-धोने से शायद बच जाएँगे। क्योंकि रोते हम कब हैं? जब हमें कोई समझता नहीं है, तब हमारे आँसू अकेले में निकलते हैं। ज़्यादातर लोगों की शिकायत यही होती है। मेरे ख्याल से आज का तो यूनिवर्सल ट्रुथ बन गया है। हर इंसान यही कहता है, मैं सबको समझता हूँ, मैं सबका इतना करता हूँ, मैं सबका इतना सोचता हूँ, लेकिन मुझे कोई नहीं समझता। यही समस्या है, और इसका समाधान है अपने आप को आप समझे। किसी और पे ये ज़िम्मेवारी हमें नहीं डालनी है। जब खुद को समझ लेंगे ना, तो किसी और की क्लैरिफिकेशन, किसी और की समझाइश, किसी और के ठप्पे की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अपना ध्यान, अगर आपकी ऐसी सिचुएशन है, रोना आ रहा है, तो किसी और चीज पर ध्यान केंद्रित करें और उसको डाइवर्ट कर लें। फिर है लंबी सांसें लें। जैसे होता है ना, लंबी लंबी सांसें जब हम लेते हैं, लंबी सांस पेट में भरें और फिर उसको थोड़ी देर रोकें, फिर छोड़ें। ऐसा अगर करेंगे ना, तो मैं कहती हूँ कितनी भी तनाव, कितना भी आपका स्ट्रेस है, वो खत्म हो जाता है, और रोने का तो ख्याल ही दिमाग से चला जाएगा। अपनी जिसने जवान बने रहना है ना,
तो हंसने की हैबिट ज्यादा डालें और रोने की हैबिट कम डालें, क्योंकि जितनी मसल्स हमारी हंसने में एक्टिवेट होती है ना, रोने में तो ये मान लो झुर्रियां ही आएंगी फेस पे। बूढ़ी सास नहीं बनना, हमें जवान सास बनना है, तो झुर्रियों को नहीं आने देना है। ससुर भी जी, आपकी भी हम कदर करते हैं, ऐसी बात नहीं, सास सास नहीं, ससुर भी जवान होना चाहिए, नहीं तो फिर लोग ये कहते हैं देख अपने ऊपर लगी रहे सारा दिन, बूढ़े का ध्यान नहीं रखा है हमारी सासू ने। तो ऐसा बिल्कुल ना कहने दे किसी को, और दोनों जवान बने रहे, हंसते मुस्कुराते रहे, और अपने चेहरे की मांसपेशियों को आपने ध्यान रखना है, आराम देना है, क्योंकि रोना जब आता है ना, तो हमारा चेहरा, हमारा गला, ये चीजें टाइट हो जाता है, हमारा फेस, जब हमें गुस्सा आता है या रोना आता है। तो पानी पीना है आपने, जब भी आपको रोना आ रहा है तो उससे आप बच सकते हैं, और एक दूसरे की भावनाओं को समझने का प्रयास करना है, क्योंकि आज की दुनिया में समझाने वाले बहुत हैं, समझने वाले कम हैं, और कोई भी मन में सवाल आया है तो उसको बोल डाले, पूछ डाले, चिंता ना करें कि सामने वाला क्या करेगा, क्या सोचेगा। जैसे मेरे मन में सोनू लाठर जी को देख के वो बात आई, तो मेरे को चुटकुला याद आ गया कि मलमलाहट से चरमराहट अच्छा। मेरा मलमलाहट खत्म हो गया, उनका थोड़ा चरमराहट होया होगा जी। कोई बात नहीं, सॉरी सर उसके लिए। और सभी के साथ प्रेम से रहें, हंसते रहें, अपने सामाजिक रिश्तों को बनाए रखें। थैंक यू सर, ये मेरा टॉपिक था। और जिसको अगर वैसे आंखों में पानी आ रहा है या कोई आइज की प्रॉब्लम है, तो बेस्ट प्रोडक्ट है हमारा ओक्यूलर डिफेंस, उसका आप यूज करें। रोने में वो सहायता नहीं करेगा, लेकिन आपकी आंखों की समस्याओं को जरूर ठीक करेगा। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू जी सभी का। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। क्लैपिंग करेंगे मैम के लिए, है ना? पहली बार ऐसा हुआ है कि बात ऐसी चल रही है रोने की और सारे मुस्कुरा रहे हैं, है ना? ये तो बड़ा डेडली कॉम्बिनेशन हो गया, खतरनाक वाला कॉम्बिनेशन हो गया, है ना? ऐसा कब होता है? जब हमारे पास खुशी होती है, हम रो भी रहे होते हैं, हंस भी रहे होते हैं, बहुत बार ऐसा होता है, और वही कॉम्बिनेशन हो गया, और वो इस टाइप की खुशी होती है, एक्सट्रीम खुशी, बहुत ज्यादा, है ना? बहुत बढ़िया। थैंक यू मैम, इतनी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन आपने दी, इतनी जानकारी इकट्ठा करी आपने हमारे लिए, बहुत बेहतरीन। और हम जो आपने बताया है अप्लाई करेंगे, बहुत सारी चीजें आज सीखने को मिली है ना? गुस्सा आ रहा है तो पानी पी लो, है ना? आंसू रो लो थोड़ा सा एक कोने में जाके, से फीलिंग्स हार्मोन्स अच्छे हो जाएंगे। बहुत बढ़िया, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। और हमारे पास बहुत सारे ऐसे पर्सन होंगे जो रो लेते होंगे और फिर बाद में मन हल्का हो गए, बाद में माफी मांग लेते हैं, हाँ जी मेरे से ही गलती हो गई होगी, है ना? ये भी अच्छा रहता है। और अगर गलती दूसरे की भी हो, रोने के बाद पर्सन फोन कर ही लेता है, चलो कोई बात नहीं, हो सकता है अभी उसका गुस्सा शांत हो गया हो सकता है उसको फील हो गया कि उसकी गलती थी, बहुत बार ऐसा होता है। तो काफी हेल्प करते हैं आंसू हमारे रिलेशन को बनाने में। रोना हमारे रिलेशन को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता है। मैम ने ये लिखवाया, मैंने लिखी है कम से कम 2 पेज, बहुत सारी चीजें, बहुत सारी चीजें। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। कोई पर्सन अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेगा किसी भी टाइप का? एनीवन? शकुंतला मैम एज एक्सपेक्टेड, वेलकम मैम। नमस्ते जी सभी को। नमस्कार जी। आज सोनिया मैम ने तो बिल्कुल सारी मेरे दिल की बात बोल दी जी। मेरा नाम शकुंतला और सेक्टर 11 जिन से बिलोंग करती हूँ। मेरे वेलनेस कोच साजी सर है। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर मैं बचपन में पहले रोती नहीं थी, बिल्कुल छोटी छोटी बातों पे हंसती रहती थी, बिना मतलब की बातों पे इतनी हंसी आती थी। फिर मेरी शादी होगी, वहां से पता चला रोना भी बहुत जरूरी है। और मेरे को कोई भी दिक्कत होती किसी भी प्रकार की, मैं घर के आके मेरी माँ को बता देती और वो सुन लेती। एक दिन ज्यादा प्रॉब्लम थी तो वो रोने लगी, मैं बता रही थी ना, जैसे वो रोने लगी। फिर मैंने अपने मन में ये सोचा, अब मैं कितनी दुखी हो जाऊं, इसको नहीं बताऊंगी, इसको नहीं बुलाऊंगी। वहां से मेरी आदत पड़ गई भी, मैं जो भी दिक्कत होती तो किसी को नहीं बताती थी, अपने अंदर ही रखती थी, अपने आप को दिखाती थी। और ये लगता नहीं था सबको भी ये मजबूत है। तो क्या हुआ, फिर मेरी माँ की डेथ होगी, 6 महीने तो बीमार रही, फिर डेथ होगी। उसके बाद मैंने अपने मन में ये सोचा कि ये मेरे को दुखी नहीं देख सकती थी, रोता हुआ नहीं देख सकती थी, तो मैंने अब भी नहीं रोना है। और मैं रोने से बचने लगी। जैसे
आती थी ना मुकान मुकुनाली आवत तो मैं वहां से उठ के चली जाती थी। किसी को ये दिखाती नहीं थी भी रोना है। अपने आप को इतना मजबूत दिखाती दिखाते दिखाते मैं डिप्रेशन में चली गई। और 2 साल तो मैं बिल्कुल डिप्रेशन में रही हूँ। फिर भी मैंने यूट्यूब पे वीडियो देख देख के और अपने आप को खुद को मोटिवेट कर करके बहुत तरीके लगाए, मैंने एफर्ट लगाए। मैंने ये सोचा, मैंने 42 साल तक अपनी माँ का लाड प्यार मैंने देखा है। मैं भी कम से कम, मेरे बच्चे 42 साल के हुए हैं, इतना तो उनको वही लाड प्यार मिले। इस तरीके लगा लगा के मैंने अपने आप को ठीक करने की कोशिश की। और फिर मैं सेशन से जुड़ गई थी। वहां से जुड़ के मेरा तकरीबन जो डिप्रेशन था, जो बीमारियां थी, मेरी ठीक होगी। और जैसे अब मैंने मानसिक हेल्थ का जो टॉपिक तैयार किया था, बहुत सी बातें मेरे दिमाग में चली गई थी। अब वही हादसा हुआ। तो मैं क्या करती थी, जैसे ही आते ना कोई मेहमान, तो मैं पहले जाके बैठ जाती थी और पूरा दिल खोल के रोती थी। हद से ज्यादा रोती थी। जितने मैं रोते थे ना, उनसे ज्यादा रोती थी मैं। तो ये फार्मूला बिल्कुल काम किया। और मेरे को भूख बहुत ज्यादा लगती थी। मैं पूरे दिन में 10-10 रोटी खाती थी। 5 रोटी सवेरे खाती थी, 5 शाम को खाती थी। और दिन में बाकी तो चाय पी लेते थे, लेकिन मैं आधा लीटर पानी में एवरेज लेती थी। 3 या 4 में एवरेज लेती थी। मेरा 9 या 10 दिन में 2 kg वजन कम हो गया। और कमजोरी सी भी मेरे को महसूस होने लगी। और फिर मैंने जल्दी से जल्दी निकलना था इससे। मैं सोच रही थी अगर 20 या 21 दिन हो गए तो मेरी आदतें भी खराब हो जाएंगी और कमजोरी भी आ जाएगी। तो फिर यहाँ पर आके मैंने जैसे ही मैं जिम में गई, तो मेरे को कमजोरी आई। एक्सरसाइज मेरे से नहीं की गई। वजन भी 2 kg कम था। फिर मैंने अपनी डाइट यहाँ पे डबल कर दी। हालांकि न्यूट्रिशन में वहां भी लेके गई थी, लेकिन शेक नहीं लेके गई थी। यहाँ अब मैं सुबह सेशन में ही शेक लेती हूँ। और 2 घंटे के बाद फिर मैं खाना भी खा लेती हूँ। ये भी नहीं है वजन बढ़ेगा तो बढ़ जाएगा, लेकिन शरीर स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। और जैसे मैम ने बताया ना, बच्चे नौटंकी करते हैं अपनी बात मनवाने के लिए। मेरी तो होती है बहुत चंचल है, वो रो रो के बात मनवाती, रो रो के। मैंने सोचा ये तो बहुत गलत आदत है, बात बात पर रोना। एक दिन रो रही थी, मैंने पूरी कोशिश की, मान ही नहीं रही थी। फिर मैंने उसको जबरदस्ती बाल्टी में बिठा दिया। मैं कहा नहाने लग जाएगी तो मान जाएगी। फिर भी रोने लगी। फिर मैंने क्या किया, मैं थोड़ी देर रुक, मैं कुर्सी लेके आई, बाथरूम के आगे बैठ गई। मैं कहा चल अब दोनों रोते हैं। मैंने उसके सामने बैठ के मैं भी रोने लगी। तो चुप हो गई एकदम, डर गई। वाह अगर ये क्यों रो रही है। फिर मैं बोली, मैं देखे अगर तू रोएगी तो मैं भी रोऊंगी। इस तरह उसकी धीरे धीरे आदत छुटवाई। सुबह उठते वो रोने लग जाती थी बगैर बात की। फिर मैंने दूसरे तरीके लगाए, अगर खुश होएगी ना तो ये करूंगी। अब वो बिल्कुल खुश होके उठती है। रोने की आदत उसकी बहुत ज्यादा कम हो गई है, खुश रहती है। एक दिन तो डांस करती हुई आई थी वो। तो रोना जरूरी भी है और तंग भी करता है। क्योंकि मेरे बच्चे रोते थे तो मैं डांट के, मेरे में इतनी हिम्मत थी, लेकिन उसको मैं रोते हुए देख ही नहीं पाती, मेरे को दिक्कत होती है। इसलिए उसकी जो रोने की आदत है वो मैंने चेंज करवाई है। और आज का जो टॉपिक था, बिल्कुल मेरे को ये लग रहा था जैसे सोनिया मैम ने मेरे को ध्यान में रख के ये बनाया है। और ये हादसे सबके जीवन में होते हैं, दुख आते हैं। लेकिन पैसे का दुख, और दुख तो हम सहन कर लेते हैं, लेकिन ये दुख सहन करना पड़ता है, लेकिन इसमें टाइम लगता है। तो इस उस समय हमें खाने पीने का ध्यान रखना है। अब मैं वहां तो ध्यान नहीं रख पाई, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखती हूँ। फाइबर लेती हूँ, फ्रूट लेती हूँ, दोनों टाइम में सेक लेती हूँ। और मल्टीविटामिन, लाइफ लाइन, एक्टिव फाइबर, ज्वाइन सपोर्ट, कैल्शियम, ये न्यूट्रिशन ले रही हूँ। और बहुत 2-3 दिन में ही मेरा बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है। थैंक यू मैम, थैंक यू सर। थैंक यू मैम, अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करने के लिए। क्लैपिंग करेंगे मैम के लिए। थैंक यू सो मच। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे साथ ईश्वर जी। स्वागत है सर आपका, अनम्यूट करें। ओम नमस्ते जी सभी को। नमस्ते जी। मेरा नाम ईश्वर सिंह है, गांव कमालपुर है। फिलहाल मैं चीका में रहता हूँ। मेरे बैलेंस कोच मिस्टर अमरदीप देशवाल जी हैं जींद से। मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने मेरे को इतना अच्छा डाइट प्लान दिया, खाने पीने का तरीका बताया, जिसकी वजह से मैं आज, मेरे परिवार के रिश्तेदारों की डॉक्टरों की विजिट बिल्कुल बंद हो गई है। डॉक्टरों से फ्री हो गए हैं सर। नहीं तो कोई ऐसा सप्ताह नहीं जाता था जब डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ता था। कभी घर वाले को लेके, कभी मेरे को लेके। ज्यादा समस्याएं तो मेरी ही थी। अभी पूरा
परिवार स्वस्थ है। थैंक यू सर। और दूसरा मैं बताता हूँ सर, आज का मैम ने जो बताया, इसमें भी थोड़ा-सा आपको तो मैं देखा कि झिझकाहट हुई कि सर आज कैसे पूछें कि अपना रिज़ल्ट बताओ रोने का, ये बात तो नहीं आई सर। थैंक यू जी, कोई बात नहीं। देखो ये सिचुएशन भी हम यहीं से सीखे हैं, पहले इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते थे। अभी कोई भी सिचुएशन हो स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। हो सकता है कि कुछ समय के लिए डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं थोड़े समय के लिए, लेकिन 2-4 मिनट के बाद हो जाते हैं स्ट्रॉन्ग। और बहुत सारी चीजें सीखी हैं, हर्बल लाइफ से कनेक्ट हो गए, कम्युनिटी से कनेक्ट हो गए। और मुझे लगता है पीछे मैंने एक वीडियो देखी थी, मैं आप सब लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा। डॉक्टर विवेक बिंद्रा का नाम सुना होगा काफी लोगों ने, जिन्होंने नहीं सुना मैं बता देता हूँ। वो बड़ा बिजनेस के नाम से एक उनकी वेबसाइट है और एक बिजनेस चलाते हैं बहुत बढ़िया। वो ऑलमोस्ट दुनिया की हर कंपनी में जाके लोगों को ट्रेंड करते हैं कि बिजनेस को कैसे बढ़ाया जाए। तो उन्होंने एक चीज बोली थी, मुझे वो बात हमेशा याद रहती है। अगर आपको जिंदगी में कामयाब होना है, कामयाब होने का मतलब ये नहीं कि आपके पास पैसा है, कामयाब होने की बहुत सारी चीजें होती है। अगर आपको कामयाब होना है, आप या अपने बच्चों को एक बार नेटवर्किंग की कोई भी कंपनी आपने ज्वाइन करनी चाहिए, कम से कम 1 साल के लिए। तो मैं सोचा ये क्या बात हुई, भी पढ़े लिखे बच्चे ऐसे क्यों करेंगे, लेकिन उन्हें फिर उसका लॉजिक बताया कि 1 साल में आप अलग अलग टाइप के लोगों से मिल पाओगे, और उससे क्या होगा कि आप अलग अलग सिचुएशन में क्या क्या डिसीजन लेने हैं वो सीख पाओगे। तो आप फिर कभी भी जिंदगी में किसी भी सिचुएशन में फेल नहीं होगे। चाहे आप नौकरी करो, चाहे आप कोई दूसरा बिजनेस करो, जरूरी नहीं कि आप जिस बिजनेस में जाके वो चीजें सीखोगे वही कामयाब हो, दूसरी जगह भी कामयाब हो सकते हो वहां से सीखी हुई चीजें। तो इसीलिए मैं अपना खुद का ओपिनियन है, हम अपने बच्चों को, या जैसे मैं तो पक्का अपने बच्चों को कम से कम 2 से 3 साल तक किसी भी नेटवर्किंग कंपनी में अगर वो मेरे साथ रह के काम करेंगे तो अच्छी बात है। कोशिश करूंगा मेरे साथ ही हर्बल लाइफ में करें, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म लगता है। बहुत सारे कारण है इसके, फिर कभी बात करेंगे। तो आप भी अपने बच्चों को या खुद भी आपने कम से कम 1 साल तक नेटवर्किंग की कोई भी कम्युनिटी ज्वाइन करने के साथ उसके साथ रह के सीखना चाहिए, क्योंकि वो हर सिचुएशन हर चीज सिखा देते हैं, बहुत सारी चीजें सिखाते हैं, बहुत सारी चीजें, और उससे हम स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं। हमारी डिसीजन मेकिंग पावर बहुत अच्छी हो जाती है, डिसीजन मेकिंग पावर। और जैसे मैम ने बताया ना कि अभी सोनिया मैम ने, कि हर चीज को दिल से भी नहीं लगाना होता, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं सिर्फ दिमाग से समझनी होती है। तो वहां भी बहुत सारी आपको हेल्प मिलेगी, तो इसीलिए स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं हर चीज के लिए। ठीक है जी, थैंक यू सर, आपने अपना एक्सपीरियंस बताया, रिजल्ट शेयर किया हमारे साथ। अभी